हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सीएस डिजिटल वेलकमिंग ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस की रिवीजन लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है आरटीआई एक्ट। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे आरटीआई एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बच्चे एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर की डाल रहा हूँ। अभी इसके बाद जब सारे चैप्टर्स लगभग कंप्लीट होने लगेंगे तब मैं एक एक वीडियो हर चैप्टर की और डालूंगा। जितने क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा जो क्वेश्चंस डिस्कस करने रहते होंगे उनको भी हम उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप मार्क लगाते चलिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने रिवाइज कर लिया है इन दी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में आरटीआई एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे देखिए लिखा हुआ है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट। कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और आरटीआई एक्ट हमको ये कहता है कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज हैविंग अ राइट कि वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से गेन करते थे? तो कहते हैं हम पब्लिक अथॉरिटीज से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटीज से। कहते हैं क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज में कहीं ना कहीं पब्लिक का लेना देना होता है, गवर्नमेंट का लेना देना होता है, पब्लिक का पैसा कहीं ना कहीं लगा होता है, इन्वॉल्व होता है इन पब्लिक अथॉरिटीज में। इसी वजह से हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी सिटीजन इज हैविंग अ राइट कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट। मैं ऐसे कहता हूं कि 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं देखिए क्या ऑब्जेक्टिव लिखा है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में स्प्लिट कराऊंगा अभी, लेकिन एज इट इज मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे कि आप एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आए। कहते लिखा दिस इज एन एक्ट विच एक्ट आरटीआई एक्ट 2005। कहते दिस इज एन एक्ट विच इज इनैक्टेड टू प्रोवाइड, मार्क करिए, to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो पॉइंट मार्क करिएगा सिटीजन, कि ये जो एक्ट है ये किसको राइट दे रहा है? कह रहे इंडियन सिटीजन्स को राइट दे रहा है। एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर उनको बता रहा है, एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे रहा है ये पर्टिकुलर एक्ट, जिससे कि आप अपने राइट टू इंफॉर्मेशन राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं सो दैट टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। और कहते हैं ये एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे हम सिक्योर कर सकते हैं क्या चीज? कहते हैं सर हम इंफॉर्मेशन की एक्सेस ले सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो है किसके पास? पब्लिक अथॉरिटीज के पास। बट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन है, उसमें पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इस वजह से हम वो इंफॉर्मेशन उससे मांग सकते हैं। ठीक है, कहते हैं फिर लिखा क्यों इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? सो दैट इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा वर्ड है जो हमको ये कहता है कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होना चाहिए। मतलब पब्लिक अथॉरिटी जो भी काम कर रही है, ईच एंड एवरी सिटीजन इज हैविंग अ राइट टू नो अबाउट इट, कि पब्लिक अथॉरिटी ये काम कैसे कर रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो काम पब्लिक अथॉरिटीज में कंसर्न एम्प्लॉइज कर रहे हैं, कंसर्न ऑफिसर्स कर रहे हैं, हु विल बी अकाउंटेबल फॉर सच एक्टिविटी। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं इनको अलग से हाईलाइट करूंगा क्योंकि आपको ये एग्जाम में एज इट इज लिख कर आने होंगे कि जो आरटीआई एक्ट है, या आरटीआई एक्ट हमको इंफॉर्मेशन गेन करने का राइट देता है। क्यों? सो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी एंगेज्ड इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, एंड साथ ही साथ सर ये आरटीआई एक्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट तैयार किया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। कहते हैं अगर शॉर्ट में हम इनको लिखें तो हम ऐसे बोलते हैं सीआईसी और एक बोल रहे हैं एसआईसी। कहते हैं ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं जो इन पब्लिक अथॉरिटीज पर कंट्रोल करेंगे। अच्छा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सीआईसी और एसआईसी एक ऐसे डिपार्टमेंट है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई भी आरटीआई एप्लीकेंट किसी भी तरीके की एप्लीकेशन लगाता है और पब्लिक अथॉरिटी उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो उसने डिमांड की है वो उसको नहीं देती, तो हम सीआईसी और एसआईसी के पास अप्रोच कर सकते हैं। सीआईसी और एसआईसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो ध्यान दें कि हर पब्लिक अथॉरिटी में अगर किसी ने भी आरटीआई एप्लीकेशन लगाई है तो उसको जवाब मिला हो। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करती होगी तो सीआईसी और एसआईसी उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। हम ऐसे भी बोलते हैं कि हर पब्लिक अथॉरिटी में आरटीआई एक्ट आने के बाद एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाना जरूरी है। अगर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सही तरीके से काम नहीं करता या वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट को नहीं देता, तो हम सीआईसी और एसआईसी के पास अप्रोच कर सकते हैं। वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैटर को ध्यान रखेंगे। ठीक है,
कहते ध्यान से देखिए, कह रहे बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लिखा डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर एक सिटीजन के पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाहता है पब्लिक अथॉरिटीज के रिगार्डिंग, एंड देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आर वाइटल टू इट्स फंक्शनिंग। कहते हैं डेमोक्रेसी तभी प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी if a citizen of India is having a proper knowledge about the working of the public authorities, about the working of the government, and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentalities accountable to government। कहते हैं यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होने, एक तो लिखा गवर्नमेंट और एक लिखा उसके इंस्ट्रूमेंटालिटीज। इंस्ट्रूमेंटालिटीज का मतलब है कि गवर्नमेंट और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट और उसके सिस्टर कंसर्न्स, ऐसा कोई भी अथॉरिटी जहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लेना देना हो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अच्छा, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल डेटा आरटीआई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे गेन कर सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन हम ऐसे कह सकते हैं कि करप्टिव एक्टिविटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन करप्टिव एक्टिविटी कर पाना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि अब अगर आप अपने डेटाज में मैनिपुलेशन करोगे और वो डेटा पब्लिक को मिल जाए, तो पब्लिक उस मैनिपुलेशन को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट कर लेती है। ठीक है, तो दिस वाज होल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट। अगर मैं इंपॉर्टेंटली मार्क कराऊं तो मैं बोलूंगा कि एक तो आरटीआई एक्ट हमारे इंडियन सिटीजन को राइट देता है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन गेन कर सके। ठीक है, क्यों सर? कहते हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो सके अबाउट द वर्किंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। सेकेंड नंबर, सर इसी आरटीआई एक्ट ने सीआईसी और एसआईसी को कंस्टिट्यूट किया। जो सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, और जो एसआईसी है ये स्टेट लेवल पे स्टेट डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। ठीक है, सीआईसी और एसआईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को आरटीआई एक्ट के बारे में और अवेयर करवाया जाए, लोगों को इस राइट के बारे में बताया जाए, इस राइट के प्रोसीजर के बारे में समझाया जाए, और ये भी ध्यान दिया जाए कि कहीं कोई पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन ना करे। ठीक है, कह रहे बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर सिटीजन का राइट है कि उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आरटीआई एक्ट सही तरीके से फ्रूटफुली वर्क करता रहा तो करप्टिव एक्टिविटीज आप धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में डर होगा कि मेरी करप्टिव एक्टिविटी सबके सामने ना आ जाए। ठीक है, Now coming upon the second question, what are the different powers of Information Commission under RTI Act? ध्यान से देखिएगा, यहाँ सिर्फ सीआईसी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एसआईसी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही, तो हम दोनों को एक साथ क्लब करके लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो सीआईसी और एसआईसी है, इसकी क्या क्या पावर्स है। अगर मैं इस क्वेश्चन की मार्क्स की वेटेज बताऊं तो 4 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कहते देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज बाय इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर आरटीआई एक्ट। अच्छा, ऊपर अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन कमीशन का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया, जिसकी वजह से अब आपको ये पढ़ पाना थोड़ा आसान होगा। अभी तो मैं मान के ऐसे चल रहा हूँ कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जो जो पॉइंट पढ़ते जाएंगे वो पॉइंट आपको समझ में आता जाएगा। अच्छा, एग्जाम में क्या इसी तरीके से हम पॉइंट में लिख सकते हैं बच्चे? हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो आप पॉइंट में आंसर कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस पॉइंट में आंसर नहीं होंगे, वो पैराग्राफ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा, जो डिफरेंट पावर्स है जो इंफॉर्मेशन कमीशन एक्सरसाइज करती है वो क्या कहते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सीआईसी एंड एसआईसी टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट। इसका मतलब अगर कोई आरटीआई एप्लीकेंट कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, सर किसके अगेंस्ट? कहते ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं हर पब्लिक अथॉरिटी में, आरटीआई एक्ट ने बोला हर पब्लिक अथॉरिटी में एक पीआईओ अपॉइंट करो। पीआईओ मतलब यहाँ पे कौन है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और हम ऐसे बोलेंगे कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी में जब एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा तो इस पीआईओ की ड्यूटी बनेगी कि अगर उस पब्लिक अथॉरिटी में किसी भी आरटीआई एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाई तो ये पीआईओ उस आरटीआई एप्लीकेंट को उसकी मांगी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। अच्छा, फिर हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि आरटीआई एक्ट में 2 पर्टिकुलर सेक्शन है, एक सेक्शन 8 और एक सेक्शन 24। जब सेक्शन 24 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनको आरटीआई एक्ट के एम्बिट से बाहर रखा गया। सेक्शन 8 में जब हम आते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस दे दी गई कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डिमांड कर सकते जो सेक्शन 8 में फॉल करती हैं। जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं जो सेक्शन 8 में फॉल करती हैं, आप वो डिमांड नहीं कर सकते। कहते हैं अब ये पीआईओ डिसाइड करता है स्टार्टिंग में कि आरटीआई एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन लगा के डिमांड की है इन्फॉर्मेशन, क्या वो सेक्शन 8 में फॉल तो नहीं करती। अगर वो सेक्शन 8 में फॉल करती होगी तो पीआईओ मना कर देगा कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में है एंड वी आर ग्रांटेड एग्जेम्पशन। कहते हैं अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं एक आरटीआई एप्लीकेंट हूँ, आप एक आरटीआई एप्लीकेंट है, हम लोगों ने एक पब्लिक अथॉरिटी में एक पीआईओ के पास एप्लीकेशन लगाई। ठीक, एप्लीकेशन चली गई, पीआईओ ने उस एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं किया, उसने उस एप्लीकेशन का जवाब ही नहीं दिया। सर एक पब्लिक अथॉरिटी में हमने एप्लीकेशन लगाई, उस पब्लिक अथॉरिटी ने अभी तक पीआईओ अपॉइंट ही नहीं किया। ये लो, जवाब तो तब मिलेगा ना जब पीआईओ अपॉइंटेड होगा, पीआईओ अपॉइंटेड ही नहीं है। चलो ये तो और अच्छी बात हो गई।
सर हमने पीआईओ से एप्लीकेशन लगाई, हमने पीआईओ से इन्फॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने हमसे बोला हम आपकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में फॉल करती है। मेरे को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में फॉल नहीं करती। अब सर पीआईओ अननेसेसरीली डिले कर रहा है हमको इन्फॉर्मेशन देने में। सर पीआईओ ने हमको इन्फॉर्मेशन दी लेकिन गलत दी। सर पीआईओ ने हमको इन्फॉर्मेशन दी लेकिन अधूरी दी। क्या नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे आरटीआई एप्लीकेंट को फेस करने को मिलती है। अब ये आरटीआई एप्लीकेंट अगर पीआईओ की इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा तो आरटीआई एप्लीकेंट जाए किसके पास? अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए। कहते हैं आरटीआई एप्लीकेंट अब जाएगा कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए किसके पास? सीआईसी और एसआईसी के पास। कहते हैं सीआईसी में जाए या एसआईसी में, तो कहते हैं अगर वो पीआईओ किसी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है जो सेंट्रल लेवल पे डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है तो फिर सीआईसी के पास जाओ। अगर स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट है, लाइक यूपी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो एसआईसी पे जाओ। अगर सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, तो फिर इन दैट के सीआईसी पे जाओ। तभी देखो लिखा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सीआईसी एंड एसआईसी टू रिसीव एंड इंक्वायर। पहले कंप्लेंट रिसीव करे, फिर उस पर इंक्वायरी करे फ्रॉम एनी पर्सन। फ्रॉम एनी पर्सन का मतलब एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी पर्सन का मतलब हो गया आरटीआई एप्लीकेंट। कौन हो गया यहाँ पे? ये आरटीआई एप्लीकेंट। चलो बहुत अच्छी बात। एक मैं और साफ तरीके से लिख देता हूँ, आरटीआई एप्लीकेंट। ये ठीक है। कहते हैं हु हैज बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू सीपीआईओ एंड एसपीआईओ। नाउ व्हाट इज दिस सीपीआईओ एसपीआईओ? सर पीआईओ का मतलब तो आपने बोला था पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब मैं बोल रहा हूं अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सेंट्रल डिपार्टमेंट में है तो वो सेंट्रल पीआईओ बन जाता है, और अगर वो स्टेट डिपार्टमेंट में है तो वो स्टेट पीआईओ बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं एक ऐसा आरटीआई एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, कंप्लेंट फाइल कर रहा है सीआईसी और एसआईसी के पास, और वो इंक्वायरी चाहता है। क्यों? क्योंकि ही हैज बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट। क्योंकि सर वो आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं कर पा रहा, आइदर बाय रीजन दैट नो सच ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। सर अभी तक पब्लिक अथॉरिटी ने पीआईओ अपॉइंट ही नहीं किया तो आरटीआई एप्लीकेंट की एप्लीकेशन जाएगी किसके पास? और बिकॉज द सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ और स्टेट असिस्टेंट पीआईओ हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिज और हर एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन। सर अभी हमने पीआईओ पढ़ा है, अभी हमने असिस्टेंट पीआईओ नहीं पढ़ा। अभी मैं नीचे पढ़ा दूंगा, आखिरी क्वेश्चन में डील करेंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स में पीआईओ होता है, कुछ में असिस्टेंट पीआईओ होता है, किसमें कौन होता है हम देख लेंगे, लेकिन दोनों की पावर लगभग सेम। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि अब हम ऐसे बोल रहे हैं कि या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ अपॉइंटेड ही नहीं है, या सेकंड नंबर पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि सर अपॉइंटेड तो है लेकिन उसने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो कहता है हम आपकी एप्लीकेशन पे आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। रीजन भी देगा कोई ना कोई पीआईओ, बट पब्लिक जो आरटीआई एप्लीकेंट है वो उस पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, वो कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहता है। या फिर सेकंड पॉइंट, who has been refused access to any information requested under this act। उसने सर इंफॉर्मेशन मांगी, उसकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो गई। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे तो एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट हो रही थी। पॉइंट नंबर बी में आए तो वो कहता है एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो गई लेकिन सर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये कहते हुए कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मे बी शायद सेक्शन 8 का हवाला देते हुए बोल दिया कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हम आपको नहीं दे सकते। कहते हैं हु हैज नॉट बीन गिवन अ रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। सर उनको इतने टाइम पीरियड में जवाब दे देना चाहिए था, आरटीआई एक्ट में लिखा है 30 दिन के अंदर जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन सर कोई जवाब नहीं आया। या सर अगर जवाब आया भी तो अननेसेसरीली डिले करके जवाब आया, या सर टाइम लिमिट पूरी एक्सपायर हो गई, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। Who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable। सर पीआईओ हमसे कुछ अमाउंट ऑफ फीस मांग रहा है उस इन्फॉर्मेशन के बदले में, सर वो फीस रीजनेबल नहीं है। वैसे तो आरटीआई एक्ट कहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज 10 रुपये दीजिए और आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी में चाहते हो तो फोटो कॉपी के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आरटीआई एप्लीकेंट को बियर करने होंगे। सर पीआईओ यहाँ पे हमसे एप्लीकेशन के बदले में जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है आरटीआई एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन के थ्रू, उस इन्फॉर्मेशन के बदले में कुछ फीस मांग रहा है। पब्लिक को लगता है, आरटीआई एप्लीकेंट को लगता है कि वो जो फीस डिमांड कर रहा है वो अनरीजनेबल है। कंप्लेन कर सकता है सीआईसी और एसआईसी के पास, वो आरटीआई एप्लीकेंट जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कहते हैं हु बिलीव्स दैट ही और शी हैज गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। या सर किसी आरटीआई एप्लीकेंट के पास जवाब तो आया पीआईओ का, लेकिन उसका लगता है कि सर जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मिसलीडिंग है, सर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है सीआईसी और एसआईसी के पास अगेंस्ट एन पीआईओ। लास्ट में लिखा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट। या इसके अलावा अगर कोई और
आरटीआई एप्लीकेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ पीआईओ, और उसने एप्लीकेशन लगाई और उसको जवाब नहीं मिला, और इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीजर, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ पीआईओ, सीआईसी पे कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, कहते वेयर द सीआईसी और एसआईसी सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इट मे इनिशिएट एन इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। कहते हैं जब सीआईसी और एसआईसी के पास कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी तो सीआईसी और एसआईसी ये डिसाइड करेंगे कि सच में रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जहां पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाए अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। और इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड ऐसा होगा जब यहां साफ पता लग जाए कि हाँ पीआईओ ने कोई गड़बड़ की है। ऊपर लिखे हुए किसी भी पॉइंट में, लाइक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, सर इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, सर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया ही नहीं, पीआईओ ने गलत फीस डिमांड की है, पीआईओ जवाब टाइम पे नहीं दे रहा, इन सब रीजंस में इंक्वायरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कहते नाउ अब जब सीआईसी और एसआईसी अपनी इंक्वायरी करने के बाद डिसीजन ले रही होगी तो उसके पास क्या पावर्स है। कहते ध्यान से देखिए, इंक्वायरी के रिगार्डिंग क्या पावर है, तो लिखा था सीआईसी और एसआईसी शैल व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर हियर, जब भी वो किसी भी ऊपर वाले दिए मैटर की इंक्वायरी कर रही होगी, CIC or SIC will have the same power as are vested in a civil court while trying a suit under CPC in respect of the following matters. कहते हैं हम ऐसे बोलते हैं कि जब सीआईसी और एसआईसी किसी भी मैटर की यहाँ पे इंक्वायरी कर रही होगी तो इन दैट सिचुएशन जो पावर सिविल कोर्ट में सीपीसी के थ्रू दी जाती है सिविल कोर्ट को, सेम वही पावर्स यहाँ पे सीआईसी और एसआईसी को भी दी जाएंगी। सर सारी पावर्स दे दी जाएंगी? नहीं, कुछ पावर्स नीचे दी हुई हैं ये दे दी जाएंगी जो वैसे सिविल कोर्ट के पास होती हैं, लेकिन यहाँ सीआईसी और एसआईसी अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके तो उनको भी सीपीसी के अंडर सिविल कोर्ट में दी गई हुई पावर को यहाँ पे भी दे दिया गया। मतलब वैसे ये पावर सिविल कोर्ट की होती है लेकिन इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सीआईसी और एसआईसी के पास भी ये पावर है। हम ये बहुत जगह पढ़ चुके हैं बच्चे। मैं एक छोटी सी रीडिंग मरवा देता हूँ, ध्यान से देखिए। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन। कहते हैं अगर सीआईसी और एसआईसी चाहे तो वो एक समन इशू कर सकती है, एक नोटिस इशू कर सकती है और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए एक समन नोटिस सर्व कर सकती है। इसका मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर सीआईसी और एसआईसी इंक्वायरी करना चाहे और वो मिस्टर एक्स को बुलाना चाहे तो मिस्टर एक्स को समन की नोटिस देंगे। ऐसा माना जाएगा जैसे कोर्ट की तरफ से नोटिस आई है और उस पर्टिकुलर मिस्टर एक्स को सीआईसी और एसआईसी के सामने एक पर्टिकुलर डेट पे जो मेंशन होगी उस नोटिस में वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। And compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things। और अगर सीआईसी और एसआईसी को लगता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई गवाही लेनी है या उस पर्टिकुलर पर्सन से एफिडेविट लेना है या उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई एविडेंस लेना है तो वो ले सकती है। सेकेंड नंबर सर, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर सीआईसी चाहे तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करने के लिए सर्च कंडक्ट करवा सकती है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो पीआईओ ने छुपा के रखा है, सीआईसी सर्च कंडक्ट करवा के उस इंफॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिस्कवर कर सकती है। ठीक है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। अगर जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि पहले पुराने जमाने में आपने मूवीज में भी देखा होगा कि गीता पे, कुरान पे हाथ रख के हमसे कसम खिलवाई जाती थी गवाही देने से पहले कि जो भी बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे होली बुक जो गीता और जो कुरान है उसका अपमान हो रहा था। क्यों? क्योंकि लोग कसमें झूठी खा लेते थे। एफिडेविट का कंसेप्ट आया और एफिडेविट में ऐसे बोल दिया गया कि एफिडेविट में लिखी हुई बात, जो भी डिपोनेंट एफिडेविट में लिखता है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज बिल्कुल करेक्ट होती है। और अगर आपने एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन फाइल की तो आपके अगेंस्ट पेनल प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। 10-10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया गया है गलत एफिडेविट फाइल करने की वजह से। तो अगर आप कोई एविडेंस देना चाहते हो आप एविडेंस दे सकते हो ऑन एफिडेविट। अगर बाद में सीआईसी और एसआईसी उसकी इंस्पेक्शन करना चाहें तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपना एविडेंस एफिडेविट पे दे दो। अगर उसकी इंस्पेक्शन करना चाहे, क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहे या किसी तरीके से उसको सीआईसी और एसआईसी के सामने लाना हो तो मंगा सकती है। फिर लिखा रिक्वेजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। अगर सीआईसी और एसआईसी को कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो रिक्वेस्ट फाइल कर सकती है किसी भी कोर्ट में, किसी भी ऑफिस में फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। हमको ऊपर भी समझ में आ गया था, नीचे भी समझ में आ गया। एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है। कहते हैं द सीआईसी और एसआईसी में ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ एनी कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट एग्जामिन एनी रिकॉर्ड टू विच दिस एक्ट अप्लाइज which is under the control of the public authority। कहते हैं सीआईसी और एसआईसी जब इस चीज़ की इंक्वायरी कर रही होगी किसी कंप्लेंट की तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आरटीआई एक्ट में पता होना चाहिए सीआईसी और एसआईसी को, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी ने मेंटेन किया है जो आरटीआई एक्ट में कवर हो जाता है फॉर डिस्क्लोजिंग पर्पज, फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पज, तो सीआईसी एसआईसी उसको डिमांड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है। अब आते हैं आगे और अब हम कहते हैं थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स तक में पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स की कम से कम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वेटेज है। चलो कहते हैं ये क्वेश्चन क्या है, तो कहते लिखा व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग अपील अंडर आरटीआई।
तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कवर किया था वो किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन कवर किया वहां पे हमने पावर्स डिसाइड की, पावर्स देखी कि सीआईसी और एसआईसी के पास क्या पावर है। अब हम देखने जा रहे हैं कि सर अपील के क्या प्रोविजंस दिए हैं अंडर आरटीआई एक्ट। कहते हैं जब हम अपील की बात करते हैं ना बच्चे तो ध्यान रखिएगा, सर सबसे पहले आरटीआई एप्लीकेंट किसके पास जाता है? कहते हैं सर सबसे पहले आरटीआई एप्लीकेंट जाता है, एप्लीकेशन लगाता है पब्लिक अथॉरिटी में, और पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ पे उसकी एप्लीकेशन कौन एक्सेप्ट करता है? सर पीआईओ। कह रहे पीआईओ अपना डिसीजन देता है। अगर पीआईओ के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, मान लीजिए पीआईओ ने अपना डिसीजन दिया बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ पीआईओ। मान लीजिए कि हमने एक आरटीआई एप्लीकेंट लगाई थी एक पब्लिक अथॉरिटी में, पीआईओ ने उसका जवाब दिया कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट आपने डिमांड की है ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में फॉल करती है, हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट आरटीआई एप्लीकेंट को लगता है कि नहीं यार ये इन्फॉर्मेशन तो पीआईओ जानबूझ के छुपाना चाहता है, ये तो सिर्फ सेक्शन 8 का हवाला लेते हुए अपनी गलतियां छुपा रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमने डिमांड नहीं की जो सेक्शन 8 में। पीआईओ सेटिस्फाइड नहीं, सॉरी आरटीआई एप्लीकेंट पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, अपील करना चाहता है पीआईओ के डिसीजन के अगेंस्ट। कहाँ करें? कहते हैं पीआईओ के सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास अपील होगी। कहाँ होगी? सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास। सर इस सीनियर रैंक के ऑफिसर के बारे में बताएगा कौन? कहते हैं जब पीआईओ अपना जवाब देगा उसमें लिख देगा कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ माइन तो आप अपील कर सकते हो सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास, उसकी प्रॉपर डिटेल्स दे दी जाएगी। ठीक है सर। कहते हैं अगर आप सीनियर रैंक के ऑफिसर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसने भी बोल दिया कि हाँ पीआईओ का डिसीजन ठीक था, अब कहते हैं अभी भी क्या हम अपील फाइल कर सकते हैं? कह रहे कर तो सकते हैं। कह रहे अब कहाँ जाओगे? कहते हैं सीआईसी या एसआईसी के पास। आओ देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, आओ देखते हैं जरा कैसे लिखा हुआ है। कहते हैं डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग अपील अंडर आरटीआई एक्ट आर एज फॉलोइंग। सबसे पहले नंबर पे एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। कहते हैं कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, और ये एनी पर्सन कौन है? हम एक तरीके से कह सकते हैं ही और शी इज अ आरटीआई एप्लीकेंट। कौन है ये? आरटीआई एप्लीकेंट। चलो तो सबसे पहले बोला गया एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन टाइम स्पेसिफाइड। सर कोई आरटीआई एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन लगाई लेकिन उसको टाइम लिमिट में डिसीजन नहीं मिल रहा, मतलब उसकी आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब विद इन टाइम लिमिट नहीं आ रहा, और इज अग्रीव्ड बाय अ डिसीजन ऑफ सीपीआईओ और एसपीआईओ। या सर फिर वो पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है जो पीआईओ और एसपीआईओ ने, मतलब सीपीआईओ या एसपीआईओ ने जो भी डिसीजन दिया वो गलत दिया है, तो ही और शी में, मतलब ये आरटीआई एप्लीकेंट के पास एक राइट है कि वो मे विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior rank to CPIO और SPIO in such public authority। तो पहला पॉइंट तुमको समझ में आ गया सर, ये पॉइंट तुमको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ दो बार लिखी है मे विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। ये कौन सा पीरियड है सर? वैसे लिखा हुआ था कि 30 दिन के अंदर जवाब आ जाना चाहिए आरटीआई एप्लीकेशन लगाने के बाद। 35 दिन हो गए जवाब नहीं आया, क्या अभी हम और रुके या हम अपील लगा दें? सर जैसे ही 30 दिन एक्सपायर होंगे, क्योंकि 30 दिन के अंदर जवाब आना चाहिए था, 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आया, इसका मतलब ड्यू टाइम लिमिट निकल गई। अब आप अपील करना चाहो तो अपील कर सकते हो। ठीक है। कहते हैं हाउएवर सच ऑफिसर मे एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days। सर वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो अपील फाइल करनी है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर करनी है, तो सर साफ क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी होगी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कह रहे मान लीजिए कि 30 दिन एक्सपायर हो गए और हमने अपील फाइल नहीं की, तभी एक प्रोवाइजो दिया गया हाउएवर सच ऑफिसर में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी। अच्छा हु इज दिस सच ऑफिसर? तो कहते हैं सच ऑफिसर है सर सीनियर रैंक ऑफिसर। कहते हैं सीनियर रैंक के ऑफिसर पे जब आप अपील फाइल करोगे और 30 दिन अगर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, तो आप कन्विंस करो सीनियर ऑफिसर को कि किसी जस्टिफाइड रीजन की वजह से आप 30 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। अगर आपका ग्राउंड रीजनेबल हुआ, जस्टिफाइड ग्राउंड हुआ, तो इन दैट सिचुएशन आपको वहां पे मोहलत दे दी जाएगी और आपको आपकी एप्लीकेशन को, आपकी अपील को 30 दिन के बाद भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तभी लिखा सच ऑफिसर में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 30 days इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन टाइम। लेकिन ये डिस्क्रिशन होगा आप सीनियर रैंक के ऑफिसर का कि वो आपकी उस पर्टिकुलर अपील को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अच्छा एक पॉइंट पे यहाँ पे मिस कर गया था, तभी मैंने इसको अलग से लिख दिया। ध्यान से देखिए क्या कह रहे, लिखा है वेयर एन अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय सीपीआईओ और एसपीआईओ अंडर सेक्शन 11। ये क्या है सर? सेक्शन 11 में बोला गया था कि कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। कह रहे मान लीजिए कि आपने पीआईओ और एसपीआईओ के पास एक एप्लीकेशन लगाई, एक पब्लिक अथॉरिटी में एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, और पीआईओ ये कहता है कि ये इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, ये तो किसी थर्ड पार्टी के पास है। ये तो किसके पास है? किसी थर्ड पार्टी के पास। अब पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर आरटीआई एक्ट, आपने पढ़ा होगा कि जब हम पीआईओ पे एप्लीकेशन लगाते हैं और पीआईओ के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो ये पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन ले और आरटीआई एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन दे।
ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं इसका मतलब हम आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं पीआईओ के पास एप्लीकेशन आई, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है जो पीआईओ कह रहा है मेरे पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास है। सर उससे थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन ली और वापस भेज दी किसको, आरटीआई एप्लीकेंट को। कहते हैं आप उस थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं। वेयर एन अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय सीपीआई और एसपीआईओ अंडर सेक्शन 11 दैट इज टू डिस्क्लोज थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, then again the appeal by the concerned third party shall be made within 30 days। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आरटीआई एप्लीकेंट अपील नहीं लगा रहा, यहाँ बोल रहे हैं कि अपील लगाई जा रही है shall be made within 30 days by the concerned third party। मान लीजिए कि पीआईओ और एसपीआईओ कहता है सर हम थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही। थर्ड पार्टी कह रही है हम इन्फॉर्मेशन देने लायक ही नहीं है, हम क्यों दें। अच्छा, थर्ड पार्टी ने कोई इन्फॉर्मेशन पीआईओ के साथ डिस्कस की, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, और पीआईए ने उठा के वो इन्फॉर्मेशन दे दी आरटीआई एप्लीकेंट को। अरे भाई ये तो गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी के हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के। अगर थर्ड पार्टी चाहे तो थर्ड पार्टी भी 30 दिन के अंदर अपील लगा सकती है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एसपीआई और सीपीआई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, हमको इसका मतलब समझ में आ गया कि जो हमने पहला नंबर वहाँ पे अपील लगा रहा था आरटीआई एप्लीकेंट, जो दूसरा नंबर पॉइंट पड़ा वहाँ पे अपील लगा रही थर्ड पार्टी। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, अ सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन गिवन इन पॉइंट 1। सेकंड अपील मतलब सीनियर रैंक के ऑफिसर के अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहो। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि अब ये दूसरी नंबर अपील लगने जा रही है। क्यों? क्योंकि पहली नंबर अपील तो पीआईओ ने सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास लगा दी थी, ये पहली नंबर अपील हो गई थी। अब कौन सी अपील लगने जा रही है, दूसरी नंबर अपील लगनी जा रही है। कहते हैं ये क्या है, कहते हैं सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन गिवन इन पॉइंट 1 अबव शैल लाई विद इन 90 डेज। ऊपर टाइम था 30 दिन, अब दिन कितने हो गए, 90 दिन। फ्रॉम द डेट ऑन विच डिसीजन शुड हैव बीन मेड और आई वाज एक्चुअली रिसीव्ड विद द सीआईसी और एसआईसी। कहते हैं अब 90 दिन के अंदर आपके पास राइट है कि आप 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, लेकिन अब आप अपील कहाँ करोगे, सीआईसी या एसआईसी में। इसका मतलब पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, 30 दिन के अंदर आ जाओ सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास। सीनियर रैंक के ऑफिसर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, 90 दिन के अंदर आ जाओ सीआईसी और एसआईसी के पास। कहते हैं अगर यहाँ पे भी सेम पॉइंट लिखा है, अगर सीआईसी और एसआईसी को आप कन्विंस कर लेते हो कि आपने 90 दिन के अंदर अपील अगर फाइल नहीं की तो क्यों नहीं की, अगर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है तो सीआईसी और एसआईसी 90 दिन के बाद भी आपकी अपील को एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, फिर कहते हैं आता है इन एनी अपील प्रोसीडिंग द ओनर्स टू प्रूव दैट अ डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड शैल बी अपॉन सीपीआईओ एंड एसपीआईओ हु डिनाइड द रिक्वेस्ट। कह रहे किसी भी अपील प्रोसीडिंग में अगर पीआईओ ने कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, ये कहते हुए कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी ही नहीं थी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बर्डन पीआईओ के ऊपर होगा, वो प्रूव करे कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। जैसे मान लीजिए कि पीआईओ ने बोला कि सर ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में फॉल करती है इसलिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाती है, तो पीआईओ को प्रूव करना होगा कि वो उसको कैसे क्यों लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्शन कैटेगरी में आनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं अपील मेंशन्ड अबव, कहते हैं जो ये अपील फाइल की जा रही है अंडर पॉइंट 1 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज। सर जो ये सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास अपील लगाई गई थी इसको 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब सीनियर रैंक के ऑफिसर को सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर इस अपील को खत्म करो। एन अपील मेंशन अंडर पॉइंट 1 शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपील और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ टोटल पीरियड ऑफ 45 डेज। तो 30 दिन के अंदर अंदर आप उस अपील को एंटरटेन करिए, खत्म करिए। सीनियर रैंक के ऑफिसर 30 दिन के अंदर अपील को एंटरटेन करिए। अगर आपको 30 दिन के अंदर अपील एंटरटेन नहीं हो पा रही तो आपको 15 दिन का और गैप दिया जाएगा, मतलब 30 + 15 कर दिया जाएगा, तभी ये टोटल 45 डेज हो जाएगा। लेकिन 45 डेज से ज़्यादा आप टाइम नहीं लोगे। कहते द डिसीजन ऑफ सीआईसी और एसआईसी शैल बी बाइंडिंग। कहते जो भी डिसीजन सीआईसी और एसआईसी लेगा वो बिल्कुल बाइंडिंग होगा। ठीक है, कहते फिर ध्यान से इन इट्स डिसीजन सीआईसी और एसआईसी हैज़ द पावर टू। कहते जब सीआईसी और एसआईसी किसी अपील को एंटरटेन कर रहे होंगे तो उनके पास पावर है किस चीज़ की, टू रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी सच स्टेप एज में बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कहते हैं इस बार तो चलो गलती हो गई, अगली बार गलती ना हो। सीआईसी और एसआईसी इसलिए पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पे लताड़ लगाएगी। लताड़ लगाने का मतलब है फटकार लगाना, उसको बताना कि आप अपने इन प्रोविजंस का वायलेशन कर रहे हो, अगली बार से ये नहीं होना चाहिए। क्या बोलेगी, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इफ सो रिक्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। कहते हैं सीआईसी एसआईसी अगर चाहे और सीआईसी और एसआईसी को लगता है कि पीआईओ से गलती हुई है या पब्लिक अथॉरिटी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी उसने नहीं दी, तो उसको ऑर्डर दे सकती है कि आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए टू आरटीआई एप्लीकेंट। फिर पब्लिक अथॉरिटी को वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड नंबर, बाय अपॉइंटिंग अ सीपीआईओ और एसपीआईओ। अगर उसकी पब्लिक अथॉरिटी में कोई पीआईओ अपॉइंट नहीं है तो वो अपॉइंट करवा देंगे।
बाय पब्लिशिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर दीजिए या ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज कर दीजिए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पब्लिक होनी चाहिए, जो आपकी वेबसाइट पे आपको मिल जाए। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है तो यहाँ CIC और SIC आपको ऑर्डर दे रहा है कि आप उसको डिस्क्लोज करिए। बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट्स प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अगर CIC या SIC को लगता है कि पब्लिक अथॉरिटी अपने रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रही या प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रही या उसको टाइम लिमिट से पहले डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इसके रिगार्डिंग CIC और SIC PIO को या पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है कि आप अपने इस सिस्टम में चेंजेस करिए। बाय इनहैंसिंग द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर इट्स ऑफिशियल, कहते हैं कि आप अपने पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है कि पब्लिक अथॉरिटी आप अपने ऑफिशियल्स को RTI एक्ट के बारे में अवेयर करवाइए, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाइए, जिससे कि उनको पता लग सके कि RTI इन्फॉर्मेशन है क्या, RTI एक्ट क्या है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे बोला गया कि CIC और SIC पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है, लिखा हुआ, या फिर और कौन से एक्शन ले सकती है। कहते हैं इट में रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट फॉर एनी लॉस और अदर डिट्रामेंट सफर्ड। कहते हैं अगर पब्लिक अथॉरिटी की गलती की वजह से, हम ऐसे बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी के PIO की गलती की वजह से, अगर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो RTI एप्लीकेंट को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली और कंप्लेनेंट को उस इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से नुकसान हुआ, तो कंप्लेनेंट को कंपनसेशन भी ऑर्डर करवा सकती है CIC और SIC, और पब्लिक अथॉरिटी को फिर वो कंपनसेशन देना होगा। इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, कहते हैं कुछ पेनल्टीज हैं यहाँ पे PIO के ऊपर जो इम्पोज कर सकती है CIC और SIC, और ऐसे बोला गया कि वो पर्टिकुलर पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी PIO के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं किया। या फिर लिखा रिजेक्ट द एप्लीकेशन। सर यहाँ पे CIC और SIC RTI एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर सच में वो इन्फॉर्मेशन को ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो उनको डिस्क्लोज नहीं करनी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ईच एंड एवरी पावर इज हैविंग विद दी CIC और SIC, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है RTI एक्ट में ये पर्टिकुलर CIC और SIC। चलो, तो हमारे 3 क्वेश्चंस कवर हो गए बच्चे। अपील वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया, पावर्स का भी कवर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स का भी कवर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर छोड़ दिया है, अभी इसको कवर करेंगे, बट पहले 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखो बच्चे, मैंने ना इन सेक्शंस इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में सेक्शंस कोट नहीं किए, ऑल्दो सेक्शन आप कोट कर सकते हो, लाइक अपील के लिए सेक्शन 19, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे बोला गया 17, 19 ऊपर हम लोग को पढ़ा। फिर अब नीचे पढ़ते हैं, कहते हैं पार्शियल डिस्क्लोजर, कहते हैं ये सेक्शन 10 में आ जाता है। तो ये सारे सेक्शंस आप अगर लर्न करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आंसर में इसलिए लिख के नहीं दिया कि कहीं बच्चा ये ना सोचे कि यार हमको सारे सेक्शन लर्न करने, तो ऐसा नहीं है। कर सकते हैं तो जरूर करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आओ देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं क्वेश्चन है, इज पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अलाउड अंडर RTI एक्ट। कहते हैं मान लीजिए एक RTI एप्लीकेंट ने एक इन्फॉर्मेशन डिमांड की, एक क्या डिमांड की, इन्फॉर्मेशन। कहते हैं अब PIO कहता है कि RTI एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन RTI एप्लीकेंट ने डिमांड की है, सर उस इन्फॉर्मेशन का कुछ पोर्शन, सर्टेन पोर्शन ऐसा है जो सेक्शन 8 में फॉल करता है, जो हम उसको नहीं दे सकते, लेकिन सर कुछ पोर्शन ऐसा है जो सेक्शन 8 में फॉल नहीं कर सकता, क्या वो प्रोवाइड कर दिया जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि सर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, पार्शियल डिस्क्लोजर हो रहा है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, जानबूझ के नहीं बल्कि सच में PIO को ऐसा लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी डिमांड की है RTI एप्लीकेंट ने जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेक्शन 10 कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो पार्शियली डिस्क्लोज की जा सकती है, जिसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो करना होगा। आप जो इंफॉर्मेशन सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 10 कहता है जो इंफॉर्मेशन आप पार्शियली स्प्लिट कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ना करिए। जो लगता है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है तो करिए, इसका मतलब पार्शियल डिस्क्लोजर इज अलाउड। तभी देखो लिखा है, वेयर अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन रिलेशन टू इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट फाइल की है RTI एप्लीकेंट ने और वो इन्फॉर्मेशन, वो जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन आप डिमांड कर रहे हो विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। सर वो इन्फॉर्मेशन हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो सेक्शन 8 में क्या हो चुकी है, एग्जेम्प्ट हो चुकी है। कहते नाउ देन एक्सेस में बी प्रोवाइडेड टू दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड which does not contain any information which is exempt from disclosure। कहते हैं उस सिचुएशन में क्या होगा, कहते हैं उस सिचुएशन उतनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस दिलवा दो, उतनी इंफॉर्मेशन RTI एप्लीकेंट तक पहुंचा दो जो इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में एग्जेम्प्ट नहीं होती, and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information। severed का मतलब है सर वो अलग हो सकती है। इसका मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये पूरी इंफॉर्मेशन है और इस पूरी इंफॉर्मेशन में से आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हो। सर दे सकते हो, लेकिन तब अगर वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो नहीं दे रहे, वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गए। अगर इंफॉर्मेशन सर स्प्लिट ही नहीं हो पा रही, सर इंफॉर्मेशन ऐसी है जो या तो पूरी दो या दो ही ना,
तो इन दैट सिचुएशन अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रही तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि वो सेक्शन 8 की एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गई। ठीक है, हाउएवर द सीपीआईओ एंड एसपीआईओ शैल गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट इन्फॉर्मिंग। कहते हैं हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पे सीपीआईओ या एसपीआईओ कोई पार्शियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वो आरटीआई एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा किसके बारे में, दैट ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्डेड रिक्वेस्ट आफ्टर सीवियरेंस ऑफ द रिकॉर्ड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर इज बीइंग प्रोवाइडेड। सर आरटीआई एप्लीकेंट को जब जवाब आएगा पीआईओ की तरफ से, तो पीआईओ अपने जवाब में साफ लिख देगा कि सर हमने पार्शियल डिस्क्लोजर किया है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने डिमांड की थी उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में आ रही थी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, वो हमने नहीं दी है, बाकी आपने आपको प्रोवाइड कर दिया। द रीजन फॉर द डिसीजन, पीआईओ को ऐसा क्यों लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रही है, द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन। जो भी पीआईओ है वो अपना यहाँ नाम बता देगा, वो ये बता देगा कि हाँ डिसीजन है, हमने इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया। चलो, नाउ कमिंग अपॉन द क्वेश्चन कि सर जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों ने ऊपर बोला था कि एक तो पीआईओ होता है, और अभी हम लोगों ने ऊपर एक वर्ड यूज किया था असिस्टेंट पीआईओ। कहते हैं या फिर असिस्टेंट पीआईओ कौन होते हैं, तो कहते हैं आइए देखते हैं असिस्टेंट पीआईओ कौन होते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विच पब्लिक अथॉरिटी हैज टू अपॉइंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड व्हाट वुड बी द डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ। कहते हैं किस पब्लिक अथॉरिटी को पीआईओ अपॉइंट करना है, और कौन सी पब्लिक अथॉरिटी में कौन सा पीआईओ सीपीआईओ या एसपीआईओ कहलाया जाएगा, या कौन सा पीआईओ असिस्टेंट पीआईओ कहलाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, किसी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी में जब पीआईओ अपॉइंट होगा तो वो सीपीआईओ होगा, और अगर स्टेट अथॉरिटी में कोई पीआईओ अपॉइंट होगा तो वो एसपीआईओ होगा। कहते हैं फिर सीपीआईओ के अंडर में एक अपॉइंट होता है सीएपीआईओ, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ, और यहाँ पे हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे एसएपीआईओ, और इसको नाम क्या देंगे, स्टेट असिस्टेंट पीआईओ। ठीक है, कहते लिखा है एवरी पब्लिक अथॉरिटी, सारी पब्लिक अथॉरिटी को शैल विद इन 180 डेज ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, जिस दिन ये एक्ट आया था 2005 में, जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, उस एक्ट के 180 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना था क्या, डेजिग्नेट इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस। कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी बोल दिया गया था आप अपनी हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, हर अपनी यूनिट में और हर एक ऑफिस में अपॉइंट करिए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। और पीआईओ को यहाँ पे काम क्या था कि अगर कोई आरटीआई एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन लगाता है तो आपको उसका जवाब देना होगा हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, हर ऑफिस में। सर पब्लिक अथॉरिटी का एक हेड ऑफिस है, बाकी सारे ब्रांच ऑफिस है, क्या सब में पीआईओ होगा? सब में होगा, तभी बोला गया हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हर ऑफिस में। लेकिन बोला गया डेजिग्नेट एट ईच सब डिविजनल लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। कहते हैं अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ छोटे छोटे एरियाज में भी वर्क कर रहा है, तो वहां पे अपॉइंट करिए एज अ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दैट इज सीएपीआईओ, या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील अंडर दिस एक्ट फॉर फॉरवर्डिंग द सेम टू सीपीआईओ और एसपीआईओ और सीनियर ऑफिसर। कहते हैं अब हर पब्लिक अथॉरिटी में सीपीआईओ और एसपीआईओ तो होगा, लेकिन हर एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सब डिविजनल लेवल पे, जिसके डिवीजन का भी डिवीजन हुआ है, जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अंडर में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहां पे भी एक सीएपीआईओ असिस्टेंट पीआईओ अपॉइंट किया जाएगा जो पीआईओ की हेल्प करेगा उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में हमको डायरेक्ट यही लिखना होगा, और अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ तो ये मार्क करिएगा ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस एंड ईच सब डिविजनल लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि यहीं पर इसी के बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस है वहाँ पे पीआईओ, और जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिविजनल लेवल पे है वहाँ पर असिस्टेंट पीआईओ। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल का डिपार्टमेंट है तो सीपीआईओ, अगर स्टेट लेवल का है तो एसपीआईओ। चलो, तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चंस कवर हो गए? 5 क्वेश्चंस कवर हो गए। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंटली 6 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। चलो देखो कितनी छोटी छोटी वीडियोस हैं और आपका लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर कवर हो रहा है। जब दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कहते लिखा व्हाट रोल इज प्लेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ आरटीआई प्रोविजंस इन दी सोसाइटी। कहते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसमें कुछ लिख नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में ये दिक्कत है कि वैसे तो जो इन्फॉर्मेशन हमको पता होगी, जो फैक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे बने होंगे उसके बेसिस पे हम आंसर लिख लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर लिखना है वो रटा रटाया होना चाहिए। रटा रटाया इन द सेंस का मतलब आपने पढ़ा होगा तो लिख लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो फट्टे नहीं मार पाओगे। ठीक है, कहते हैं अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट रोल इज प्लेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट प्रोविजंस इन दी सोसाइटी।
कहते हैं सर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, लोगों को आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस किस तरीके से अवेयर करवा रही है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है जिससे लोगों को इस एक्ट के बारे में पता लगे, वो अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकें, उसके बारे में देखो। तो कहते लिखा रोल प्लेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ आरटीआई प्रोविजंस इन दिस सोसाइटी आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। कैसे फॉलो कैसे डिस्क्राइब किया गया ये देखते हैं, एक एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखिए। कहते लिखा था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। कहते हैं हर गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे जितनी उनके पास फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे डेवलप कराए एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this act। कहते हैं हर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो अपने अपने हैसियत के हिसाब से अपनी अपनी फाइनेंशियल एंड अदर मैन पावर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करवाए और खास करके उन कम्युनिटीज को इस राइट के बारे में बताएं जो वेल एजुकेटेड नहीं है या जो डिसएडवांटेज ग्रुप में आती है, जो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, जिनका सच में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको इन राइट्स के बारे में बताएं। अभी भी सच बताएं तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसको आरटीआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, शायद उन्होंने आज तक कभी आरटीआई का वर्ड ही ना सुना हो, उनको पता ही नहीं है यहाँ की इंडियन पॉपुलेशन को कि ये भी उनके पास एक राइट है। तो अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना अवेयर करा रही है गवर्नमेंट को, वो कैसे अवेयर करवाएगी इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू। सेकेंड नंबर लिखा है इनकरेज पब्लिक अथॉरिटीज टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स रेफर्ड अबव एंड टू अंडरटेक सच प्रोग्राम्स देमसेल्फ। कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम नहीं होगा बल्कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनकरेज करे ऐसे पार्टिसिपेशंस में, ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराने में, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी अगर अपने ही यूजर्स को इसके बारे में बताएगी तो इन दैट सिचुएशन उनके यूजर्स को ज़्यादा इफेक्टिवली पता लगेगा। ठीक है, कहते प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिसएमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज अबाउट देयर एक्टिविटीज। कहते हैं प्रॉपर, टाइमली एंड इफेक्टिवली, कहते हैं हर तरीके की इंफॉर्मेशन डिमांड करे गवर्नमेंट पीआईओ से, या छोड़िए पब्लिक अथॉरिटी से। कहते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला जाए कि कितनी एप्लीकेशंस आई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने डिमांड करके भेजी हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से भेजी गई है, कितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। पब्लिक अथॉरिटीज़ इसको मेंटेन करें और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनको बोलें कि किस तरीके से उनको ये मेंटेन करना है, तो इन दैट सिचुएशन इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली मेंटेन हो पाए। Train CPI or SPI of public authorities and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves। कहते हैं जो भी आप अपने PIO को अपॉइंट कर रहे हैं या असिस्टेंट PIOs को अपॉइंट कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करिए, जिससे कि उनको पता लग सके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कब देनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, कहीं ऐसा ना हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें। तो ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। आप अपने PIO को स्टडी मटीरियल्स प्रोवाइड करवाइए, उनको ट्रेनिंग करवाइए, उनको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में समझाइए जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, कहते हैं ना द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ऑलरेडी ये पॉइंट तो वैसे पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको पढ़ना है। कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि 18 महीने के अंदर, इस एक्ट के 18 महीने के अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर, कंपाइल इन इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज अ गाइड कंटेनिंग सच इन्फॉर्मेशन इन एन ईजिली कंप्रीहेंसिबल मैनर फॉर्म as may be reasonably by required by a person who wishes to exercise any right। इसका मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि एक गाइडलाइंस इशू करिए, एक ऐसी गाइडलाइन बनाइए जिसके बेसिस पे एक आरटीआई एप्लीकेंट अगर किसी भी तरीके की पब्लिक अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहे तो वो इस गाइडलाइंस को फॉलो करे और इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा दी जाए। इट्स लाइक जैसे होता नहीं है कि क्वेश्चनेयर तैयार कर दिया जाता है, FAQs तैयार कर दिए जाते हैं और ऐसे बोल दिया जाता है कि आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। एक डिटेल्ड प्रोसीजर सही मैनर में, ईजी लैंग्वेज में आपको बता दिया जाए। कहते हैं द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इफ नेसेसरी अपडेट एंड पब्लिश द गाइडलाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स विच शैल इंक्लूड दी। कहते हैं जो ये गाइडलाइंस यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इसको रेगुलरली अपडेट भी करना होगा, इसको रेगुलरली टाइम टू टाइम चेंजेस के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा और उसमें बताना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। क्योंकि हमको पता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के बहुत सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन पब्लिक को पहले बताना होगा कि इस एक्ट के क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, तभी तो वो अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड, द पोस्टल एंड स्ट्रीट एड्रेस, द फोन एंड फैक्स नंबर एंड इफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस ऑफ CPI और SPI ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। कोशिश की जाए कि हर पब्लिक अथॉरिटी की SPIO की डिटेल्स, CPI और SPIO की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाए जिससे कि उनसे कॉन्टैक्ट करना आसान हो।
द मैनर एंड फॉर्म इन विच रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू एन इन्फॉर्मेशन शैल बी मेड टू CPIO और SPIO, किस तरीके से हम PIO तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। वैसे आज प्रेजेंट टाइम पे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन अगर आप फिजिकली मैनुअली भी इसको फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले जब नया नया एक्ट 2005 में आया था तब तो ये फिजिकली ही चलता था, बट आज गाइडलाइंस अपडेट हो गई हैं और आज आप ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन लगा सकते हैं। द असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम एंड द ड्यूटीज ऑफ CPIO और SPIO ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कि किस तरीके की ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है CPIO और SPIO को, और अगर PIO को, पब्लिक अथॉरिटी को किसी तरीके की हेल्प चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट तो वो उसको प्रोवाइड करें। द असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम CIC और SIC, एक असिस्टेंस अवेलेबल हो रही है फ्रॉम कहाँ से, PIO और SPIO से, और एक इन्फॉर्मेशन एक हेल्प हमसे मिल रही है कहाँ से, CIC और SIC से। तो RTI एप्लीकेंट को जहाँ पे हेल्प मिलती है वो PIO SPIO से भी मिल सकती है और CIC SIC से भी मिल सकती है। All remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this act, including the manner of filing an appeal to the commission। कहते हैं अगर आप अपील करना चाहो या आप PIO के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो या सीनियर रैंक के ऑफिसर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील के क्या प्रोविजंस हैं, या अपील के अलावा आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं, ये प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस में क्लियर कट बता दिया जाए। इसका मतलब होगा क्या कि मान लीजिए कि अगर PIO ने किसी एक RTI एप्लीकेंट के राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन किया या उसके राइट्स को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं होने दिया, तो उसको पता होना चाहिए यहाँ पे कि उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है अगेंस्ट सच एक्शन। फिर लिखा था नोटिस रिगार्डिंग फीस टू बी पेड इन रिलेशन टू रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू एन इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप PIO से डिमांड करते हो तो उसकी फीस क्या होनी चाहिए, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बता दीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके लिए ना रूल्स बनाए हैं, RTI रूल्स बनाए हैं, और उन रूल्स में ये सारी बातें लिखी हुई है। रूल्स में लिखा हुआ है कितने रुपए की फीस जाएगी, रूल्स में लिखा हुआ है कि किस पर्टिकुलर फोटोकॉपी के लिए कितना खर्चा हो सकता है, ये सारी बातें वहाँ लिखी। फिर लास्ट में लिखा एनी एडिशनल रेगुलेशन और सर्कुलर मेड और इशूड इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग एक्सेस टू एन इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट, या इसके अलावा अगर वो किसी और तरीके की रेगुलेशन या सर्कुलर बनाना चाहें या इशू करना चाहें या कोई मेमोरेंडम इशू करना चाहें या कोई नोटिफिकेशन लॉन्च करना चाहें जिससे कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से मिल सके तो वो कर सकती है। तो कुल मिला के हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है ओवर पब्लिक अथॉरिटीज़ कि किस तरीके से वो इस RTI इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सके, या हम ऐसे बोलें कि RTI एप्लीकेंट जब जवाब मांगे तो उसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो दीज वर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RTI एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको 6 क्वेश्चन समझ में आए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसके आंसर्स को ध्यान रखिएगा, जो कि वर्ड्स मैंने हाईलाइट कराए हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। रटे रटाए आंसर नहीं लिखने, बट इन कीवर्ड्स का यूज़ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय, गुड बाय।